या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। बिल्कुल सही। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार आंकड़ों के साथ ये साबित किया कि कैसे भारत का पैसा, भारत की वेल्थ लगातार इंग्लैंड जा रही है, अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी, पेंशन, फौजी खर्च, होम चार्जेस के नाम पर, और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया। तो संक्षेप में कहें तो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू होकर 1858 तक प्रशासनिक शिकंजा कसा गया। सहायक संधि और लैप्स की नीति से रियासतें काबू में की गईं। हाँ, और फिर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी से जमीन का सारा रस निचोड़ा गया। व्यापारिक नीतियां ऐसी बनाई गईं कि भारतीय उद्योग तबाह हो गए। और इस सब के ऊपर अकालों की मार और धन का निकास। बिल्कुल, ये पूरा ढांचा ही शोषण पर आधारित था। बाहर से देखने में शायद बड़ा मुनज्जम लगता हो, ब्रिटिश राज बड़ा कुशल लगता हो, लेकिन अंदर से वो भारत को लूटने का एक जबरदस्त इंतजाम था। ये वाकई एक गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। लेकिन जाहिर है जब इतना दमन और शोषण हो रहा था तो इसके खिलाफ आवाजें भी उठी होंगी, लोग चुप तो नहीं बैठे होंगे। हाँ बिल्कुल, इन नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे एक चेतना जागी, गुस्सा पनपा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और फिर राजनीतिक प्रतिरोध भी शुरू हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश राज की जो नीतियां थी उन्होंने सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि भारत के दूर दराज के जंगलों और खेतों को भी बुरी तरह झकझोर दिया था। हाँ बिल्कुल, किसान, कारीगर, आदिवासी, हर कोई परेशान था। और जब शोषण मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया तो जाहिर है विद्रोह की चिंगारियां भड़क उठी। सही, हम इन्हीं चिंगारियों पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे, मतलब भारत के जनजातीय और किसान आंदोलनों पर। ये सिर्फ जमीन या पैसे की लड़ाई नहीं थी, आप देखें तो नहीं थी। हाँ, ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद थी। तो चलिए इसी आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन आंदोलनों ने भारत की आजादी की लड़ाई की एक तरह से जमीन तैयार की। शुरुआत करते हैं जनजातीय यानी आदिवासी विद्रोहों से। वो क्या वजह थी आखिर, क्यों उन्हें हथियार उठाने पड़े? देखिए, वजह तो कई थी, पर जो सबसे मुख्य था वो था अंग्रेजों का उनकी अपनी पारंपरिक व्यवस्था में दखल देना। अच्छा। और सबसे भारी पड़े वो नए वन कानून। उन्होंने आदिवासियों को उनके अपने ही जंगल से बेदखल कर दिया। हाँ, जहाँ से उनकी पूरी जिंदगी जुड़ी थी। बिल्कुल, रोजी रोटी, संस्कृति, सब कुछ। फिर उनकी जमीनें छीनकर जमींदारों को दी जाने लगी। मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ी, जिसे कई समुदायों ने देखा कि हमारी संस्कृति पर हमला है। और ऊपर से वो ठेकेदार, महाजन, सिपाही, पुलिस, उनका शोषण तो था ही। यानी चारों तरफ से एक तरह की घेराबंदी हो गई थी। हाँ। इसका असर कहाँ सबसे ज्यादा दिखा? पूर्वी भारत में। आज का जो झारखंड बिहार का इलाका है वो समझिए इन विद्रोहों का गढ़ बन गया था। वैसे तो कई आंदोलन हुए छोटे बड़े, जैसे चुआर विद्रोह हुआ, हो विद्रोह हुआ। हाँ, सुना है। लेकिन कुछ ने वाकई बहुत गहरी छाप छोड़ी, जैसे कि कोल विद्रोह 1831-32 वाला। वीर बुधु भगत का नाम भी आता है इसमें। हाँ, कोल विद्रोह जमींदारी शोषण और बाहरी शासन के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष था जरूर, पर शायद जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है वो है संथाल हुल 1855-56 का। हाँ, संथाल हुल, इसे अक्सर मतलब सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में गिना जाता है। क्यों, ऐसा क्या खास था इसमें? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, संथाल हुल का जो पैमाना था ना वो बहुत बड़ा था। सिद्धू और कानू मुर्मू उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में। हाँ, हजारों संथालों ने संगठित होकर न सिर्फ महाजनों और जमींदारों को बल्कि सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। उन्होंने तो अपनी आजाद सरकार बनाने का ऐलान तक कर दिया था। अच्छा। हालांकि इसे कुचला बहुत बेरहमी से गया, लेकिन इसने ये दिखा दिया कि आदिवासी समुदाय अब चुपचाप जुल्म सहने वाला नहीं है। सही कहा, ये सिर्फ विद्रोह नहीं थे, ये अपनी अस्मिता, अपने वजूद की लड़ाई थी। बिल्कुल, और ऐसी भावना आपको पश्चिमी भारत में भी दिखेगी। जैसे भील विद्रोह हुआ 1818 से 1831 तक चला। हाँ, सेवा भील का नाम आता है उसमें। हाँ, सेवा भील, खज्जा नाइक जैसे नेता थे, या फिर रंपा विद्रोह आंध्र में। इन सब के पीछे भावना एक ही थी कि ये जमीन हमारी है, यहाँ शासन हमारा होगा। तो ये तो हुई जंगलों, आदिवासी इलाकों की बात। अब अगर हम खेतों की तरफ देखें, किसानों के आंदोलनों को देखें, तो क्या उनकी प्रकृति इन आदिवासी संघर्षों से कुछ अलग थी? हाँ, कुछ मायनों में अलग थी। किसान आंदोलन अक्सर थोड़े ज्यादा संगठित होते थे और उनका मुख्य निशाना होता था आर्थिक शोषण, भारी लगान, कर्ज का बोझ, जमींदारों और साहूकारों का अत्याचार। अच्छा। इनको हम चाहें तो मोटे तौर पर 3 दौर में देख सकते हैं।
पहला दौर कौन सा था? इसमें शायद वो नील विद्रोह का जिक्र जरूरी है, बंगाल वाला। बिल्कुल बिल्कुल। पहला दौर आप कह लीजिए लगभग 1760 से 1857 तक ये स्थानीय विद्रोहों का था, और बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हाँ, उसी के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। उन्होंने साफ कह लिया, हम नील नहीं बोएंगे, चाहे भीख मांगनी पड़ जाए। बहुत मजबूत स्टैंड था वो। फिर आया दूसरा दौर 1857 के बाद। इसमें क्या फर्क आया? दूसरे दौर में 1857-1914 विरोध थोड़ा फैला। अब औपनिवेशिक नीतियों को सीधे चुनौती दी जाने लगी, जैसे महाराष्ट्र में डेक्कन दंगे हुए 1875 में। हाँ, डेक्कन रायट्स। उसमें किसानों ने सूदखोर साहूकारों के जो बही खाते थे, जिनमें कर्ज का हिसाब था, उन्हें जला दिया। वो उस जाल से निकलना चाहते थे। और तीसरा दौर, वो तो फिर गांधी जी के आने के बाद का है। उसने तो किसान आंदोलनों को सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। एकदम सही कहा। तीसरा दौर 1914-1947। इसमें चंपारण 1917, खेड़ा 1918, बारदोली सत्याग्रह 1928 जैसे बड़े आंदोलन हुए। हाँ, ये नाम तो बहुत जाने पहचाने हैं। और इनमें गांधी जी का नेतृत्व, उनके सत्याग्रह के तरीके, इनसे किसानों को एक नई ताकत मिली। अब मांगे सिर्फ लगान कम करने या कर्ज माफी तक नहीं रही, वो राजनीतिक आजादी से जुड़ गईं। और इसी दौर में किसानों को संगठित करने के प्रयास भी तो हुए। वो किसान सभाओं का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। 1920 के दशक से किसान सभा आंदोलन तेज हुआ। फिर 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे बड़े नेताओं के प्रयासों से अखिल भारतीय किसान सभा AIKS बनी। AIKS, हाँ। उनका नारा था, जमीन उसकी जो जोते। ये बहुत शक्तिशाली नारा साबित हुआ। इसने जमीन पर किसान के हक की बात की। बाद में इस पर वामपंथी विचारधारा का भी असर पड़ा और इसने किसानों की लड़ाई को और धार दी। और आजादी के ठीक पहले की वो बड़े आंदोलन तेभागा और तेलंगाना। हाँ, तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल में था। बटाईदार किसान थे। वो कह रहे थे कि हमें उपज का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। 2/3 हिस्सा? हाँ। और तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तो और भी व्यापक और उग्र था। वो हैदराबाद रियासत में निजाम और बड़े जमींदारों के जुल्म के खिलाफ एक तरह का सशस्त्र संघर्ष बन गया था। तो मतलब चाहे जंगल हो या खेत, अंग्रेजी राज के खिलाफ असंतोष हर जगह था और वो धीरे धीरे सुलग रहा था। ये आंदोलन भले ही स्थानीय मुद्दों से शुरू हुए, हाँ, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उस बड़ी लड़ाई की नींव रख दी जिसे हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाइयां नहीं थीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी, अपनी संस्कृति बचाने की लड़ाई थी और स्वराज यानी अपने शासन की चाहत की लड़ाई थी। और यही एक और बात सोचने वाली है। जिस समय ये जमीनी संघर्ष चल रहे थे, उसी दौर में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी तो जोर पकड़ रहे थे। उन्होंने समाज को अंदर से कैसे बदला? वो ले जा रहे हैं भारत के मजदूर आंदोलन की कहानी की तरफ। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम पड़ाव है ये। हाँ, मतलब ये कहानी है उन कारखानों की, उन मिलों की, जहां भारत के मजदूरों ने पहली बार कह सकते हैं एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज उठाई। सही। वो दौर था जब भारत बदल रहा था खेती से इंडस्ट्री की तरफ। लेकिन ये तरक्की ये किसके लिए थी? असल में तो अंग्रेजों के फायदे के लिए। जाहिर है। और नतीजा ये हुआ कि शोषण बढ़ा। और जब शोषण बढ़ा तो फिर मजदूरों ने भी संगठित होना सीखा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन कैसे पनपा, कैसे आगे बढ़ा और इसका क्या महत्व रहा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बेहतर तनख्वाह या कम घंटों की लड़ाई नहीं थी। अच्छा। कि ये संघर्ष मानवीय गरिमा का भी था, बुनियादी अधिकारों का था। और दिलचस्प बात यह है कि धीरे धीरे यही संघर्ष भारत की आजादी की लड़ाई से भी जुड़ गया। तो कहां से शुरू करें? शायद 19वीं सदी के आखिर से। हाँ, वो शुरुआती दौर जब फैक्ट्रियां नई नई थीं, तब मजदूरों के हालात तो बहुत ही खराब थे। बिल्कुल, लंबे लंबे काम के घंटे, पगार बहुत कम, कोई कानूनी सहारा नहीं। हाँ, और हमें कुछ शुरुआती विरोधों के निशान भी मिलते हैं, जैसे 1862 में बॉम्बे की कपड़ा मिल में। हाँ, वेतन और काम के घंटे कम करने की मांग थी। और फिर 1877-78 में बॉम्बे में अकाल पड़ा। उस वक्त भी राहत और वेतन के लिए आवाज उठी थी। और कमाल की बात यह है कि इन शुरुआती विरोधों का कोई एक बड़ा नेता नहीं था। हाँ, मतलब ये जैसे अपने आप भड़के थे।
स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं वो मजदूर चेतना की पहली चिंगारी तो जलाई। सही। फिर 20वीं सदी आई, मजदूरों की संख्या बढ़ी, पर हालात वैसे ही रहे, शोषण जारी रहा। तो फिर जरूरत महसूस हुई कि मिलकर आवाज उठाई जाए। हाँ, यहीं से संगठित होने की कोशिशें शुरू हुई। स्रोत बताते हैं कि 1905 से 1908 के बीच बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद कई जगह छोटी छोटी हड़तालें हुई। अच्छा। और फिर एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1911 में, मद्रास लेबर यूनियन बनी। हाँ, ये तो भारत की पहली मान्यता प्राप्त यूनियन मानी जाती है ना। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। इस वक्त ज्यादा जोर सामाजिक न्याय और बेहतर जिंदगी पर था। मतलब राजनीतिक आजादी का मुद्दा अभी उतना हावी नहीं हुआ था मजदूर आंदोलन में। ये थोड़ा चौंकाता है। क्या उस वक्त राष्ट्रवाद की भावना उतनी मजबूत नहीं थी मजदूरों में, या फिर पहली चिंता बस पेट पालना थी? सवाल तो अच्छा है। स्रोत यही इशारा करते हैं कि शुरुआती दौर में जो रोजमर्रा की जरूरतें थीं, काम का माहौल था, संघर्ष उसी के इर्द गिर्द था। राष्ट्रीय चेतना तो थी, लेकिन शायद वो स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ने के बाद ज्यादा मुखर हुई। हाँ, ये बात सही है, और ये बदलाव साफ दिखता है 1918 के बाद, गांधी जी के आने के बाद। हाँ, जब गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर आए। अब मजदूर आंदोलन सिर्फ अपनी मांगों तक नहीं रहा, वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा। बिल्कुल। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल, वो तो एक टर्निंग पॉइंट थी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। गांधी जी ने मजदूरों को सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता दिखाया, मतलब बिना हिंसा के सच पर डटे रहकर मांगे मनवाना। उन्होंने समझाया कि ये भी मजदूरों के ताकतवर हथियार हो सकते हैं, सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक दबाव भी। और इसी दौर में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, एनएम जोशी, इन नेताओं ने मजदूर संगठनों को एक राष्ट्रीय पहचान दी। सही कहा। और इसका असर देखिए, 1918 से 1920 के बीच स्रोत बताते हैं 200 से ज्यादा हड़तालें, और उनमें शामिल मजदूरों की संख्या करीब 6 लाख। 6 लाख उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या है। जबरदस्त। ये दिखाता है कि आंदोलन कितना फैल चुका था। वाकई। और कुछ हड़तालें तो मील का पत्थर बन गई। जैसे वही अहमदाबाद हड़ताल 1918 की, गांधी जी का नेतृत्व था। 35% बोनस तो मिला ही, पर इसने हड़ताल को एक नैतिक लड़ाई का रूप दे दिया। फिर 10 साल बाद 1928 में बम्बई कपड़ा मिल हड़ताल, शायद सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल थी वो। 1.5 लाख मजदूर। 1.5 लाख? हाँ, इसने मजदूरों की राजनीतिक ताकत दिखाई। और फिर 1946 की रेलवे हड़ताल, करीब 3 लाख कर्मचारी थे उसमें तो स्वराज की मांग भी जुड़ गई थी, है ना? बिल्कुल, बेहतर वेतन के साथ स्वराज की मांग। इसी तरह जमशेदपुर में टाटा स्टील में 1922 में, और तेलंगाना तेभागा में 1946-47 में, वहां मजदूर किसान एकता भी दिखी। हाँ, ये बड़ी हड़तालें दिखाती हैं कि एकजुटता कितनी बढ़ रही थी। और इसी एकजुटता को एक संस्थागत रूप मिला 1920 में। AITUC की स्थापना। हाँ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एनएम जोशी, लाला लाजपत राय, इन नेताओं की अगुवाई में भारत का पहला राष्ट्रीय मजदूर संगठन। जी। हालांकि ये भी सच है कि बाद में 1930 से 40 के दशक में समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधाराओं के असर से आंदोलन में कुछ बंटवारा भी हुआ। हाँ, और कांग्रेस ने भी मजदूरों को आजादी की लड़ाई से जोड़ने की अपनी कोशिशें जारी रखी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें तो एक तस्वीर उभरती है, कैसे बिखरे हुए विरोध प्रदर्शनों से शुरू होकर भारत का मजदूर आंदोलन एक संगठित ताकत बना। सही। इन मजदूरों ने सिर्फ अपने कारखानों में अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनकी आवाज एक तरह से आजादी के तराने का एक अहम सुर बन गई। बिल्कुल सही कहा। ये पूरा सफर संघर्ष का, संगठन का और चेतना के विकास का सफर था। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि आजादी मिलने के बाद इन मजदूर संघर्षों का रूप कैसे बदला होगा, जब सामने अंग्रेज हुकूमत नहीं थी, बल्कि अक्सर अपनी ही चुनी हुई सरकार थी या अपने ही देश के उद्योगपति थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। खैर, इस पर विचार करने के लिए इसे यहीं छोड़ते। पिछली चर्चाओं में हमने देखा कि कैसे भारत के किसान, मजदूर और आदिवासी ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। हाँ। लेकिन उस समय भारत की एक और बड़ी चुनौती थी समाज के भीतर की कमजोरियां। बिल्कुल, जैसे अंधविश्वास या फिर वो जातिगत भेदभाव और कई पुरानी रूढ़ियां। सही। और इसी दौर में एक नई सोच उभरी
कि बाहरी आजादी से पहले अपने समाज को अंदर से सुधारना, मतलब मन की आजादी पाना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक अहम दौर शुरू होता है। तो चलिए कुछ प्रमुख आंदोलनों और उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत बंगाल से करते हैं, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से 1828 में। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। इनका मुख्य जोर किस पर था? देखिए, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा और विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का जबरदस्त विरोध किया और एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक है, इस पर आधारित धर्म की बात की। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी शायद 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगवाना था। ये एक तरह से सामाजिक बुराइयों पर सीधा प्रहार था। लेकिन फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आता है 1875 में, और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। हाँ, ये तो ब्रह्म समाज के तर्कवादी नजरिए से काफी अलग लगता है। हाँ, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है, कह सकते हैं। जहाँ ब्रह्म समाज आधुनिकता और तर्क पर जोर दे रहा था, वहीं आर्य समाज का मानना था कि हिंदू धर्म की असली ताकत उसके प्राचीन वेदों में है। अच्छा। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति व्यवस्था का खंडन किया और वैदिक शुद्धता पर बल दिया। मतलब जड़ों की तरफ वापसी एक तरह से। बिल्कुल। हालांकि दोनों ही शिक्षाती महत्व को समझते थे। जैसे आर्य समाज ने डीएवी संस्थानों की नींव रखी, पर उनका रास्ता अलग था। एक पश्चिम की ओर देख रहा था, दूसरा जड़ों की ओर। और फिर स्वामी विवेकानंद आते हैं रामकृष्ण मिशन के साथ 1897 में। उनका तरीका इन दोनों से कैसे अलग था? उनका मंत्र था सेवा ही धर्म है। हाँ, विवेकानंद ने अध्यात्म को जमीनी स्तर पर सामाजिक सेवा से जोड़ा। उनका मानना था कि सिर्फ शास्त्रों की बात करने से नहीं चलेगा, बल्कि गरीबों, बीमारों और अशिक्षितों की सेवा करने से ही ईश्वर मिलते हैं। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। शिकागो में उनके भाषण ने पश्चिम को भारतीय दर्शन से तो परिचित कराया, लेकिन रामकृष्ण मिशन का असली काम भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्यों के जरिए समाज सेवा करना था। ये ज्ञान और कर्म का संगम था, कह सकते हैं। ये तो हुई हिंदू समाज के भीतर की बात। क्या इसी तरह की चेतना मुस्लिम समुदाय में भी जाग रही थी? अलीगढ़ आंदोलन का जिक्र आता है। बिल्कुल। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की 1875 में। उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच अपनाना जरूरी है। तो आधुनिक शिक्षा पर जोर। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब AMU बना। अच्छा। उनका लक्ष्य था कि मुसलमान आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलें। लेकिन इसी दौर में देवबंद आंदोलन भी था, वो इससे अलग था क्या? हाँ, देवबंद आंदोलन का जोर इस्लामी परंपराओं की रक्षा पर ज्यादा था, पर दिलचस्प बात यह है कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक एकजुटता की बात करता था। तो सुधार के रास्ते यहाँ भी अलग अलग थे, लेकिन मंशा कहीं ना कहीं समाज को जगाने की थी। और इसी तरह पारसी समुदाय में भी सुधार हुए। रहनुमाई मजदासियन सलाह। हाँ, 1851 में दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेता इससे जुड़े थे। इन्होंने भी शिक्षा, स्त्री अधिकार और धार्मिक सुधारों पर जोर दिया। और पारसी समुदाय ने बाद में भारत के औद्योगिक विकास में, जैसे टाटा और वाडिया परिवार, हम देखते हैं बड़ा योगदान दिया। और सिखों में भी सिंह सभा आंदोलन का जिक्र है। जी, सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर से शुरू हुआ। इसका मकसद था सिख धर्म को गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार पुनर्स्थापित करना और सिख पहचान को बचाना, मतलब अपनी जड़ों को मजबूत करना। हाँ, खालसा कॉलेज की स्थापना और बाद में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, ये सब इसी के परिणाम थे। और इन सब सुधारों के बीच समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की आवाज कैसे उठी? ज्योतिबा फूले और फिर डॉक्टर अंबेडकर का काम, ये कितना महत्वपूर्ण था? ये बेहद महत्वपूर्ण था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के जरिए 1873 में महाराष्ट्र में जाति भेद और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। सीधी चुनौती? हाँ, उन्होंने दलितों और महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी लड़ाई को संवैधानिक और राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष में बदल दिया।
उन्होंने दलितों को संगठित किया, उनके लिए शिक्षा और सामाजिक समानता की वकालत की। और फिर संविधान में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करवाया। बिल्कुल, भारतीय संविधान में उनकी भूमिका ऐतिहासिक है। ये आंदोलन सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं थे, ये सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई थे। महात्मा गांधी ने भी हरिजन आंदोलन चलाया था, छुआछूत के खिलाफ। तो संक्षेप में देखें तो 19वीं सदी सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने की सदी नहीं थी, नहीं, बल्कि भारतीय समाज के अपने अंदर की कमियों से लड़ने और खुद को मजबूत बनाने की भी सदी थी। सही कहा। ये सभी आंदोलन, चाहे उनके तरीके और विचार